सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार। कहानियां बहुत सारी हैं, अपने आप में दीपक जी एक कहानी है। महात्मा गांधी की कहानी सुनाई जा सकती है सर। इंग्लैंड जाकर वकालत की, काम नहीं आई। दक्षिण अफ्रीका गए, रंगभेद का शिकार हुए तो पता चला कि करना क्या है। आए अपने देश और वापस आजादी की लड़ाई लड़ी। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनाई जा सकती है, जो मछुआरे के बेटे थे लेकिन मिसाइल बनाई और फिर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। एडिसन की कहानी सुनाई जा सकती है। 1000 बार बल्ब बनाने से पहले फेल हुए। लोगों ने कहा यार तुम हारे नहीं। बोले नहीं, हारा नहीं, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे हैं जिसे इस्तेमाल करके बल्ब नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारी कहानियां सुनाई जा सकती हैं, लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा सर। इन महान विभूतियों के आगे मेरी कहानी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहानियां मैंने सिर्फ पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी नहीं है। अपनी कहानी मैंने देखी है, महसूस की है, मैंने अपनी कहानी को जिया है। मैं अपनी कहानी से रिलेट कर पाता हूं। अगर इनमें से कोई शख्स आकर अपनी कहानी सुनाता तो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता। पढ़ने से ज्यादा एक शख्स खुद सामने खड़ा होकर के अपनी कहानी सुनाए। तो मेरी कहानी का शीर्षक है मेरी आवाज ही पहचान है। थैंक यू। यहां पर जितने भी मेल्स हैं, लड़के बैठे हुए हैं, मैं सभी को लड़का बोलूंगा सर, इंक्लूडिंग दीपक जी। आप लोगों ने उस दौर को महसूस किया होगा जब एक उम्र का दौर होता है, जब आवाज बदलती है। पहले आपकी आवाज बहुत पतली सी होती है, फिर वो शायद 10th या 11th क्लास होता है सर, जब अचानक से आवाज में भारीपन आ जाता है। वो दौर मेरे साथ भी आया। तो जब मेरी आवाज भारी हुई तो उसका सबसे पहला रिएक्शन मेरे घर से ही मिला मुझे, मेरे नाना जी का। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे वही शब्द आपको बताऊंगा। बुलाते थे वो तो नानी कहती थी जाओ नाना जी बुला रहे हैं। मैं जाता था, नाना जी बुलाया आपने, तो वो यहां हाथ रख लेते थे ऐसे, बोले यार ये लड़का मरवाएगा किसी दिन। एक तो इसकी आवाज को पता नहीं क्या हो गया है, भाड़ों जैसी आवाज है, बोलता है तो लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना हैमरिंग हुई उस चीज की, इतना ह्यूमिलेशन उन्होंने किया, उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कि मैंने अपनी आवाज को टोन डाउन कर लिया। फिर मैं उनके पास जाता था तो कहते नाना जी वो आपने बुलाया, सब ठीक चलता रहा। वो आज तक आदत है सर मेरे अंदर कि आप अगर मुझसे कभी मिलेंगे तो हो सकता है कि मैं इस आवाज में ना बात करूं, उस वाली टोन डाउन वाली आवाज में बात करूं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, तो हमारे कॉलेज में मुशायरा होना था जिसमें देश के नामचीन शायर आने थे। तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक कागज पर हमने पढ़ा के लिखा हुआ था कि कॉलेज में अगर कोई शायरी करता है तो उसका एक सैंपल दे। ऐसे 5 शायरों को उन बड़े शायरों के साथ शायरी करने का मौका दिया जाएगा। तो हम भी शायरी वायरी कर लेते थे, तो हमने भी दे दी और वो सेलेक्ट भी हो गई। अब मंच पर बहुत सारे शायर थे, हम भी बैठे हुए थे। कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स थे जिन्हें शायरी करनी थी। जब मेरी बारी आई तो मैं स्टेज पर आया और मैंने कहा कि सबसे पहले तो मंच पर बैठे सभी शायरों का मैंने इतना ही बोला तो उनमें से 2-4 शायर कहने लगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या आवाज है। तो मुझे अपने नाना जी की बात याद आ गई, भाड़ों जैसी आवाज। तो मैंने तुरंत स्टेज पर टोन डाउन किया। मैंने कहा सॉरी सर, मैं मतलब, बोले नहीं नहीं आप वो आवाज बना के बोल रहे थे या अब बना के बोल रहे हैं। मैं कहा नहीं सर वो मेरी अपनी आवाज है जो। बोले बहुत कम लोगों को ऊपर वाला ऐसी आवाज बख्शता है, आप क्यों टोन डाउन कर रहे हैं उसको। मैंने कहा सर वो कहानी कुछ और है, अब जाने दीजिए। उस मुशायरे में आगरा शहर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जो कल्चरल शोज ऑर्गेनाइज करते हैं वो बैठे हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेडियो से जुड़े हुए थे, क्योंकि मुशायरा रिकॉर्ड करने आगरा आकाशवाणी से भी लोग आए थे, वो बैठे हुए थे। जब मुशायरा खत्म हो गया तो वो मुझे मिले और मुझसे कहा कि आप, आकाशवाणी वाले जब मिले तो उन्होंने मुझसे कहा आप जब ग्रेजुएट कर लें तो आकाशवाणी पर आकर ऑडिशन दीजिएगा कैजुअल अनाउंसर के लिए, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका तलफ़ुज़ अच्छा है और तमाम सारी, क्योंकि शायरी करता था तो तलफ़ुज़ अच्छा था, नुक्ता मैं समझता था क्या होता है, कहाँ
नुक्ता लगता है और उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो खैर, जो वहां कल्चरल शोज के ऑर्गेनाइजर्स थे वो आए कि आप स्टेज पर एंकरिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले कीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो ये पहली बार मुझे पता चला कि वो भाणों जैसी आवाज जो है वो अच्छी आवाज है। आपके अंदर स्पार्क है, वो जरूरी नहीं है कि काफी हो। जरूरी यह है कि आप कैसे लोगों के बीच हैं। इसी आवाज को भाणों जैसी आवाज कहने वालों के बीच भी मैं रहा और इसी आवाज को अच्छी आवाज कहने वालों के साथ भी मैं रहा। लेकिन उसके बाद मैंने कल्चरल शोज भी किया आगरा में। उसके बाद मैं मुंबई भी गया, मैंने बड़े बड़े इवेंट्स किए। मैं आगरा आकाशवाणी पर कैजुअल अनाउंसर रहा, 7 साल ड्रामा आर्टिस्ट रहा। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि यार आगरा में ही खत्म हो जाओगे क्या, दिल्ली जाओ, दिल्ली में बहुत बड़ा स्कोप है। तब दीपक जी केवल 2 ही चैनल हुआ करते थे दूरदर्शन के अलावा, सैटेलाइट चैनल। एक जैन टीवी, वो जैन टीवी लोग समझते थे कि जैन माने कि वो जैन, इट्स एब्रिविएशन सर, जॉइंट अमेरिकन इंडियन नेटवर्क, जैन टीवी। और एक होता था जी न्यूज, जिसमें मैं आजकल हूं। तो जी न्यूज वाले वॉइसेस बाहर से हायर करते थे, अच्छी वॉइसेस को। तो मैं गया, मैंने उनसे कहा कि आपके जो पैकेजेस के वॉइस ओवर्स होते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनमें वॉइस दूं। और मैं मुंबई जाकर भी ये काम कराया हूं, लेकिन उस वक्त उम्र बहुत कम थी और मेरे फादर बहुत बहुत कम उम्र में मुझे छोड़ करके चले गए थे भगवान के पास। मेरी एक छोटी बहन थी, एक माँ थी। बहुत इनसिक्योर रहते थे वो लोग बेटे को लेकर के कि भाई इतनी दूर चला गया मुंबई, क्या होगा, तू बेटा कम कमा ले, कम खा लेंगे, लेकिन पास रहे। तो पास में आगरा से दिल्ली था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। बोली बहन की शादी हो जाए तब चले जाना, जहां जाना हो, अभी रोक। तो मैं दिल्ली आया और मैंने जी में कांटेक्ट किया। तो जी में जो ये सब देखते थे वॉइस ओवर्स वगैरह का, जब वो मुझसे मिले बोले यार तुम्हारी तो शक्ल भी ठीक ठाक दिखती है। तब ठीक ठाक दिखती थी, आज से तकरीबन 25 साल पहले। तो बोले तुम्हारी तो शक्ल भी ठीक ठाक लगती है, तो वाई ओनली वॉइस ओवर, एंकरिंग करो ना। अच्छा, कुछ एक इंस्टिंक्ट था जो मैं न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखता था। मेरे घर से कोई पत्रकार कभी नहीं हुआ और मैंने कहीं से भी मास कम्युनिकेशन नहीं किया। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने मुझे मास कम्युनिकेशन में रिजेक्ट किया, फेल किया। आज उन इंस्टीट्यूट्स में मैं जाकर के बच्चों को लेक्चर देता हूं सर। तो न्यूज़पेपर्स में मैं आर्टिकल्स लिखता था और फीचर आर्टिकल्स, सटायर आर्टिकल्स, तमाम सारी चीजें लिखता था। तो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच मेरे अंदर था जिससे मैं खुद अनभिज्ञ था। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पता होता है उन्हें क्या बनना है, हम लोगों के जमाने में नहीं पता था सर। खासकर मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जी न्यूज में ऑडिशन दिया। मैंने ऑडिशन पास किया, लेकिन जो वहां के मैनेजिंग एडिटर थे उन्होंने स्विच किया और वो चले गए। और उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हारे पेपर्स दे दिए ऊपर और वेट करो। मैं वेट करता रहा, हुआ नहीं। तो मैंने आपको बताया कि उस वक्त सिर्फ जैन टीवी हुआ करता था, उसके अलावा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार छोड़ो जी, फिर अब इतना मोटिवेशन मिला है, जी को थैंक्स करो इसके लिए और जैन चलते हैं। तो मैं जैन टीवी गया, वहां मैंने ऑडिशन दिया। सैटरडे को मैंने ऑडिशन दिया, संडे को मेरे पास कॉल आया और मंडे को मैंने पहला बुलेटिन अपना पढ़ा सर वहां पर। भूलिएगा मत, मेरे से कहा गया कि आपका सिलेक्शन आपकी आवाज की वजह से हुआ है। उस वक्त आवाज को बहुत तरजीह दी जाती थी। शम्मी नारंग हुआ करते थे, वेद प्रकाश जी हुआ करते थे, बुलंद आवाज हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है। यह सफर मेरा वहां से शुरू हुआ और आज मैं अपने इस पड़ाव पर जी में हूं, जी न्यूज में हूं, कंसल्टिंग एडिटर। अब जैन टीवी के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, ब्रेक तो मिल गया। उसके बाद मैं फिर मुंबई चला गया, वहां से छोड़ छाड़ के। वहां सैलरी वैलरी मिलनी बंद हो गई थी लोगों को। तो मैंने कहा चलो अब अपना बोरिया बिस्तर उठा के मुंबई चलते हैं। फिर कुछ दिन मुंबई में रहा और फिर सहारा समय में वैकेंसीज निकली तो मैंने फिल की और वहां प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर मेरा सिलेक्शन हुआ, नॉट एंकर। अब एक फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि अब अगर आपको टीवी पर दिखने की आदत हो जाती है तो हमारे यहाँ कहावत है जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर आपके अंदर एक
फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है कि यार मुझे देखा नहीं जा रहा मुझे। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे सर आगरा वापस जाना है, मैं वहाँ कुछ कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर ना ठप्पा लग चुका है मुंबई रिटर्न, दिल्ली रिटर्न। तो छोटे शहरों में, मैं आगरा को छोटा शहर नहीं कह रहा, बट वहाँ कंपैरिजन टू दिल्ली एंड मुंबई छोटे शोज ही होते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि अरे मुंबई में बड़े बड़े स्टेज शोज करके आए हैं, दिल्ली में जैन टीवी पर एंकर रहे हैं, तो पैसा जो है वाकई में ज़्यादा मिलने लगा था। जिस शो के 5,000 मिलते थे उसके ये सब करने का 15,000 ऑफर होने लगे उस ज़माने में। तो अच्छा था। मैंने पलाश सेन, सुनिधि चौहान, सब बहुत तमाम सारे, जगजीत सिंह जी का शो, बहुत सारे शो एंकर किए उसके बाद। तो खैर सहारा में मैंने कहा कि मेरे को नहीं एंकर रहना है, मैं वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर नहीं काम कर पाऊंगा, मुझे वापस जाना है। एक दिन सहारा श्री की बहन है, सुब्रत राय सहारा की बहन है कुमकुम रॉय चौधरी, वो किसी इवेंट में गई थी और उनका पैकेज था। तो मेरे बॉस ने कहा कि ये वॉइस ओवर कर दो इसका। मैं तो वॉइस ओवर करता था वहां पर बहुत सारे, लेकिन क्योंकि मैंने कुमकुम रॉय चौधरी के एक फंक्शन का वॉइस ओवर किया तो उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि ये जिसकी आवाज है उसका ऑडिशन टेप भेजिए एंकरिंग के लिए। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, मेरे आगरा के ट्रांसफर की सारी प्रोसेस चल रही थी। तो बोले कि खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? बोले कुमकुम रॉय चौधरी ने तुम्हारे ऑडिशन का टेप मांगा। नहीं बनना सर, एंकर नहीं बनना, मुझे जाने दीजिए, मैं एक्टर बन जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा, मुझे एंकर नहीं बनना, मुझे जाने दीजिए। बोले देखो ऐसा है, मना तो हम कभी भी कर सकते हैं कि नहीं करना, लेकिन इतने बड़े लोगों ने कहा है तो डिसओबे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ऑडिशन टेप भेज देते हैं, और वैसे भी ऑडिशन टेप जब लखनऊ जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं आता, 3 महीने के बाद ही जवाब आता है। तो बेफिक्र रहो, तब तक तुम्हारा ट्रांसफर आगरा हो जाएगा। मैंने कहा एक शर्त पे ऑडिशन दूंगा, दिवाली की छुट्टी देंगे आप? बोले कितने दिन की चाहिए? मैंने कहा 1 हफ्ते की। 2 दिन बाद दिवाली थी। बोले ऑडिशन दो और फिर जाओ छुट्टी। मैंने कहा ठीक है। मैंने सर ऑडिशन दिया और उसके बाद मैं चला आया आगरा। 1 हफ्ते के बाद मैं आगरा में ट्रेन से लौट रहा था तो मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आया कि तुम्हारे पास कुछ कोट वोट है? मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। तो बोले ठीक है, एक एंकर है तुम्हारी कदकाठी का, उसका कोट लग जाएगा, कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे का बुलेटिन है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई सर? बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं ट्रेन में हूँ। कब पहुँचोगे? मैंने कहा शाम को 6 बजे। बोले ऑफिस के पास ही रहते हो ना? मैंने कहा। तो बोले आओ ज़रा मिलते हैं। मैं 8 बजे उनसे मिलने गया। बोले बेटा ऐसा है कि ऊपर से आदेश आया है कि तुरंत एंकरिंग में डालिए इनको। उनको आवाज़ बहुत पसंद आई। अगेन आवाज़। मैंने कहा सर मुझे तो एंकर नहीं बनना सर, मुझे जाना है, ये इस चक्की में नहीं पिसना मुझे। बोले बेटा ऐसा है, कोट उतार कर कभी भी जाया जा सकता है, इस्तीफा देकर कभी भी जाया जा सकता है, ये मौका वंस इन अ वाइल मिलता है लाइफ में, हमेशा नहीं मिलता, कर लो। और नए एंकर को हम हमेशा नाइट में डालते हैं, तुम्हारे लिए आदेश आया कि मॉर्निंग करवाना है। ठीक है। जब मैं एंकरिंग करने जा रहा था तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि गलती मतलब करियर ख़त्म, नो फंबल, नो आय माय शाय। तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। 3 घंटे मैंने कॉन्टिन्यूस एंकरिंग की और जब मैं बाहर निकला एंकरिंग करके तो माय बॉस वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। आ जा मेरे बेटे, शानदार। तो मैंने कहा सर गले नहीं लगूंगा, पहले एक वादा कीजिए कि आप जिंदगी में अपना करियर इस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, किसी आदमी से ये नहीं कहेंगे कि गलती माने करियर खत्म। गलती करने के लिए कोई काम नहीं करता, पर वो बात 3 घंटे मेरे दिमाग में घूमती रही कि गलती मतलब करियर खत्म। उस दिमाग में घूमती हुई बात की वजह से कोई गलती हो सकती थी मुझसे। गलती करना तो मैं भी नहीं चाहता था और मैंने की भी नहीं, लेकिन ये मत कहिएगा किसी से। तो ये सफर जो आवाज की वजह से शुरू हुआ, ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि इसको अप्रिशिएट करने वाले, इसको इनहांस करने वाले, अच्छी आवाज लेके बैठा रहता आगरा में क्या होता, कल्चरल शोज एंकर कर रहा होता, बट शायद यहां आपके सामने ना आ पाता। वो हनुमान जी वाली कहानी सुनी ना सर, कह रहे कैसे समंदर पार करूंगा, तो उनके साथी वानरों ने उन्हें याद दिलाया, बोले प्रभु आपके अंदर ये शक्ति है, आप उड़कर जा सकते हो। थी उनके अंदर शक्ति, वो भूल गए थे। आपके आसपास कैसे लोग हैं उस पर डिपेंड करता है आपके अंदर का स्पार्क। स्पार्क
दो काम करता है, या तो आपको झुलसाता है या आपको सुलगाता है, या तो आपको झुलसाता है या आपको सुलगाता है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो सुलगाएगा, गलत संगत में रहेंगे तो झुलसाएगा। जब आप अंदर ही अंदर झुलसेंगे तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। पहला पक्ष यह है कि कोई आपको झुलसा सकता है अगर आप गलत संगत में हैं, आपके अंदर के स्पार्क को। दूसरा पक्ष यह है कि अगर आप सही संगत में हैं तो कोई आपके अंदर के स्पार्क को सुलगा सकता है। और तीसरा पक्ष यह है कि जब कोई नहीं है तो आपको खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं और मुझे क्यों करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर शख्स को भगवान ने, ऊपर वाले ने एक विलक्षण प्रतिभा देकर के भेजा है। हेलन लेनन नाम है सर उनका, उनकी टीचर ने उन्हें बताया था, वो नेत्रहीन थी, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। वो इतनी बड़ी लेखिका विश्व की बनी, इतनी बड़ी वक्ता बनी। सबसे बड़ा इंट्रोस्पेक्शन तभी होता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं। किसी को कितना दखल करने देना है, अपने स्पार्क को पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये करना आप ही को है। उसी आग से आप घर का चूल्हा जलाते हैं, उसी आग का इस्तेमाल आप कर देंगे तो घर भी जला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।